हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उनसे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू की पीडीएफ आपको कहाँ अवेलेबल होगी? आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आपको वो ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आइए देखते हैं 50 एमसीक्यू। देखिए, इफेक्टिवनेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। इफेक्टिवनेस का यहाँ पर मैंने मीनिंग आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो मेरा वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। कॉस्ट मैटर नहीं करती, कॉस्ट कितनी भी आए, लेकिन जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड देखिए, कंट्रोलिंग इज ए। कंट्रोलिंग मेरा यहाँ पर क्या है? लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट फंक्शन कौन है? प्लानिंग। लास्ट फंक्शन कौन है? कंट्रोलिंग। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा इसलिए। 52 देखिए, एन इफिशेंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। जो मेरा इफिशेंट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो किसमें मेरी हेल्प कर सकता है? गाइस देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। बूस्ट एम्प्लॉयज मॉरल्स, जो मेरे एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं उनके मॉरल को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। कंपेयर एक्चुअल विद टारगेट परफॉर्मेंस, जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ किसके साथ? टारगेट परफॉर्मेंस के साथ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑल द अबव, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए 53 देखिए, 53 में क्या कह रहा है? द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में मेरी लास्ट स्टेप क्या होती है? गाइस देखिए, हमने देखा था फर्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? जो मैंने डिसाइड किया था, प्री डिटरमाइंड, मेरे ऑब्जेक्टिव जो था मैं कह सकता हूँ प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सेकंड यहाँ पर क्या होता था कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे डेविएशन, जो मेरी प्रॉब्लम अराइज हुई है उनको किस वे में अराइज हुई है और किस कारण से अराइज हुई है। लास्ट फंक्शन मेरा यहाँ पर क्या आता था कि करेक्टिव एक्शन लेनी है मुझसे। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे अराइज हुई है उनको रिमूव करने के लिए मैं क्या यहाँ पर एक्शन ले रहा हूँ। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा कि करेक्टिव एक्शन जो हमने लिए वही मेरा क्या है यहाँ पर लास्ट फंक्शन है, किसका? कंट्रोलिंग प्रोसेस का। 54 देखिए, रिपोर्ट सजेशन अपील एक्सेट्रा इज एग्जाम्पल ऑफ। आपका ही देखिए, जो रिपोर्ट्स होती है या मैं कह सकता हूँ सजेशन है मेरा, अपील्स है, वो मैं किसको करूँगा? ऑलवेज जो भी यहाँ पर मैं किसी को भी सजेशन प्रोवाइड कराऊंगा या रिपोर्ट्स करूँगा वो ऑलवेज जो मेरे से अपर लेवल पे अवेलेबल है मेरे पास, जो मेरा हेड्स है, मैं उसको गाइस ये सब प्रॉब्लम जो है वहाँ पर जाकर टेल्स करूँगा। तो उस केस में क्या होती है? ये मेरी अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। 55 देखिए, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सोशल गैदरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। गाइस देखिए, ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चर हो या इंटरव्यू, यहाँ पर क्या हो रहा है? दो पर्सन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर फेस टू फेस कर रहे हैं। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ यहाँ पर किसका एग्जांपल है? मेरा ओरल कम्युनिकेशन का। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। 56 देखिए, स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स, मैंने आपको बताया था स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है यहाँ पर? द नंबर ऑफ पीपल मैनेज बाय द मैनेजर। जो मेरे पास एक मैनेजर अवेलेबल है वो एक टाइम्स में कितने वर्कर को जो है यहाँ पर मैनेज कर सकता है या कितने अपने सब ऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। जो एक सुपीरियर है वो अपने कितने सब ऑर्डिनेट्स को एक टाइम में मैनेज कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे क्विज में भी आपसे पूछा था। आइए 57 देखिए, 57 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पर डायरेक्टिंग का हमने एलिमेंट देखे थे। यहाँ पर मेरे डायरेक्टिंग के एलिमेंट कौन थे? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या थे? यहाँ पर डायरेक्टिंग के मेरे एलिमेंट थे। लेकिन प्लानिंग क्या है? यहाँ पर मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो प्लानिंग है वो किसका एलिमेंट नहीं है? मेरा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। सिंपल एमसीक्यू गाइस आपसे एग्जाम में पूछेगा सिर्फ और सिर्फ। आपकी यदि प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इजीली एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपको कोई थ्योरी यहाँ पर लर्न नहीं होनी चाहिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। गाइस देखिए, यहाँ पर हमने दो टाइप्स के इंसेंटिव देखे थे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में यहाँ पर किसको इंक्लूड कर सकते हैं हम? कह रहा है नॉट ए नॉन मॉनेटरी, वो नॉन मॉनेटरी ना हो यानी मॉनेटरी हो जिसको हम मनी की टर्म में यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कहूँगा बोनस। यहाँ पर हमने देखा था कि बोनस का मीनिंग क्या था? किसी की भी सैलरी यदि 1 लाख है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? एक मंथ की जो है सैलरी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? बोनस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 59 देखिए, मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर इज कॉल्ड। अब कहीं देखिए, यदि कोई भी फियर के बेस पे किसी भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर मोटिवेटेड कर रहा है तो वो क्या होगा? मेरा नेगेटिव मोटिवेशन होगा।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गाइज। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई भी पर्सन यदि पॉजिटिव वे में किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। आइए 60 देखिए, पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन एंड पावर आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। आपका ये देखिए यहाँ पर नॉन, हमने मोटिवेशन में भी दो पार्ट्स देखे थे, फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या देखा था, जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन एंड पावर। ना ही हम पार्टिसिपेशन को मनी के फॉर्म में यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, ना रिकग्निशन को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम पावर को मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है यहाँ पर मेरा ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। यहाँ पर हम इनको मनी के टर्म में फॉर्म नहीं कर सकते, या कह सकता हूँ मैं सिंपली मेजर नहीं कर सकते। आइए 61 देखिए, मास्लो मोटिवेशन थ्योरी। मैंने आपको बताया था मास्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था, किस पे बेस्ड थी मेरी देखिए मास्लो मोटिवेशन थ्योरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड्स। नीड के ऊपर बेस्ड किया गया। यहाँ पर उन्होंने बताया था यदि हम किसी भी पर्सन की यहाँ पर नीड्स को फुलफिल कर देते हैं तो वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड फील करेगा। उसने 5 नीड्स बताई थी किसी भी पर्सन की। आइए 62 देखिए, द लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसर्न। आपका ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो मेरा लीडर है वो कंसल्ट करके किसके साथ, विद हिज फॉलोअर के साथ क्या है यहाँ पर कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन को ले रहा है। तो वो किस में लेगा, कहीं देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लेता है। मैंने आपको बताया था कहीं देखिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि जो भी डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है, सेल्फ लीडर ले रहा है, किसी के साथ कंसल्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, यदि लीडर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही किसी भी डिसीजन को लेता है। आइए 63 देखिए, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दिस। यहाँ पे देखिए हम किसी भी एम्प्लॉय हमारे पास जो अवेलेबल है, हम उसको बता रहे हैं कि आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और उसको उस वर्क से रिलेटेड अथॉरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस केस में क्या आएगा, देखिए मैंने आपको बताया था जब हम अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर किसी अदर पर्सन के पास पास ऑन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए 64 देखिए, डेलीगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। भाई देखिए डेलीगेशन जो है यहाँ पर टेक्स प्लेस किसके बीच में यहाँ पर प्लेस लेती है, यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए सुपीरियर और सुपीरियर एट सेम लेवल, यदि कोई भी सेम लेवल पे अवेलेबल है तो वो अथॉरिटी को कैसे पास ऑन कर सकते हैं। अथॉरिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या था कि कोई भी पावर, डिसीजन लेने की पावर। अब गाइस देखिए डिसीजन लेने की पावर यदि किसी सुपीरियर के पास है तो डेफिनेटली अदर सुपीरियर के पास भी वो अवेलेबल होगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने गाइस यहाँ पर सुपीरियर एंड सुपीरियर एट सेम लेवल पर टिक किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी भी जो हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी का, हमेशा डेलीगेशन वर्ड किससे रिलेटेड है, अथॉरिटी से। हम अथॉरिटी को ही जो है डेलीगेट कर सकते हैं, तो इसलिए वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। आइए 65 देखिए, डेलीगेशन में भी। अब कहीं देखिए जो हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, डेलीगेट में भी कह रहा है डेलीगेट यहाँ पर स्पेसिफिक है, जर्नल है, रिटर्न है, इम्प्लाइड है, फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। डेलीगेशन किसी भी तरीके से हो सकती है गाइज, वो मेरी स्पेसिफिक भी हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम किसी भी तरीके से अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिक डेलीगेट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 66 देखिए, व्हाट एक्टिविटी अनेबल्स द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क लोड टू अदर्स। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सी एक्टिविटी जो है मैनेजर के वर्क लोड को यहाँ पर रिड्यूस कर देती है। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी करती है, देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि हमने जो हमारी डिसीजन लेने की पावर थी वो किसे दे दी, अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो उस केस में क्या होगा कि जो मैनेजर का वर्क लोड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 67 देखिए, डैश इंक्रीज इंटरएक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। अब गाइस देखें यहाँ पर जो हम कह सकते हैं इंटरएक्शन और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए किसके बीच में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के। कौन मेरी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ही गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, तालमेल, ध्यान रखिएगा। या मैं सिंपली कह सकता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया। तालमेल, तालमेल क्या है कि यहाँ पर हम जो है दोनों के बीच में यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट आंसर होगा। आइए 68 देखिए, ड्यूटी
अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ। मैंने आपको बताया था गाइस, देखिए हमने डिस्कस किए थे कि हमारे जो फंडामेंटल कंपोनेंट है किसके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, कौन होता है मेरा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ड्यूटी भी गाइस हम उसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। 69 देखिए, ड्यूटीज शुड बी असाइंड अकॉर्डिंग टू डैश सबऑर्डिनेट्स। गाइस देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, हम एप्टीट्यूड्स। जो भी मेरी ड्यूटी है गाइस, वो कोई भी एम्प्लॉय मेरे पास अवेलेबल है, या मैं कह सकता हूँ सब ऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो किसके बिहाफ पे जो है अपनी ड्यूटी को असाइन करते हैं। वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी अपनी ड्यूटी को असाइन कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी असाइन कर सकते हैं, या अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी वो ड्यूटी को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल दी अबव। 70 देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। जो हमारा प्रोसेस है किसका, डेलीगेशन का, उसमें कितनी जो यहाँ पर मेरी स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन रिजल्ट एक्सपेक्टेड, जो हमारा रिजल्ट है हमने उसको एक्सपेक्ट किया, उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस है डेलीगेशन का उसमें हम अथॉरिटी को भी डेलीगेट करते हैं, यहाँ पर ड्यूटी को भी असाइन करते हैं, और जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हम उसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देखिए 71, डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पर डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। अब जैसे ही हम अथॉरिटी को पास ऑन करिए तो उस केस में क्या होता है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिक पास ऑन हो जाती है, और कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी अदर पर्सन के पास यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी को भी हम पास ऑन कर सकते हैं, अथॉरिटी को भी पास ऑन कर सकते हैं, पावर को भी पास ऑन कर सकते हैं। 72 देखिए, अथॉरिटी एंड डैश शुड बी को एग्जिस्टिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों, मैंने आपको बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बोथ शुड बी रन गो हैंड। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होती है कि दोनों एक साथ चलती हैं, मेरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ जो है अपनी साथ में जो है रन करती हैं। जैसे ही मैं अथॉरिटी को पास ऑन करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक पास ऑन हो जाएगी। 73 देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर डैश टर्म। यहाँ पर गाइस देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो अथॉरिटी अवेलेबल है हमने उसको टॉप लेवल के पास जो है डेलीगेट कर दिया। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि जो मेरे पास अथॉरिटी अवेलेबल है वो मैंने ऑल लेवल पे जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या मैं कह सकता हूँ सिंपली पास ऑन कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा अपोजिट टर्म है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 74 देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि टॉप लेवल पे जो है हमने कंसंट्रेशन करा, किसको, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। मैंने आपको बताया कि हम जब अथॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल को पास ऑन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यदि हम ऑल लेवल पे यदि अपनी अथॉरिटी को पास ऑन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिंपली याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, कंसंट्रेशन करा है किस पे, अथॉरिटी को, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे। 75 देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि मैं अथॉरिटी को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, डेलीगेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए डेलीगेशन कब होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन को यदि मैं अपनी अथॉरिटी को पास ऑन कर रहा हूँ तो वो डेलीगेशन होता है, और टॉप लेवल पे कर रहा हूँ तो वो मेरा सेंट्रलाइजेशन होता है, और गाइस ऑल लेवल पे कर रहा हूँ तो वो मेरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डेलीगेशन जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होगा। यहाँ पर काफ़ी टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, सेंट्रलाइजेशन पे लगा देते हैं। सेंट्रलाइजेशन कब आएगा, टॉप लेवल पे, और टॉप लेवल पे क्या होता है गाइस, कितने भी यहाँ पर पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितने भी टॉप लेवल पे मेरे मैनेजर हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जितने वर्कर हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं टॉप लेवल पे। आइए 76 देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूस ऑफ द वर्कलोड ऑफ डैश एग्जीक्यूटिव्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे पास टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल है उनके वर्कलोड को रिड्यूस करने में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या करा है कि हमारे पास जितनी भी अथॉरिटी थी हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया ऑल लेवल पे। तो यहाँ पर जो मेरा टॉप लेवल है उसका वर्कलोड जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। आइए 77 देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल इन द केस ऑफ। क्विक डिसीजन मेकिंग हम कब कर सकते हैं, जब जो मेरी अथॉरिटी है किसी की भी डिसीजन लेने की वो क्या होगी, ऑल लेवल पे होगी। तो उस केस में कोई भी डिसीजन लेना है तो हम क्विकली ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है कि हम अपनी अथॉरिटी को ऑल लेवल पे पास ऑन करते हैं, या मैं सिंपली कह सकता हूँ ट्रांसफ़र करते हैं। 78 देखिए, डैश इज एब्सोल्यूट
एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया, रिपीटेड एमसीक्यू है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है कि हम किसको यहाँ पर डेलीगेट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन की बनती है वो ही उसको कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए 79 देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो। अब गाइस देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से फ्लो होगी, सिंपल सा मैंने आपको बताया था अपवर्ड होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी मेरे पास सुपीरियर होगा उसकी क्या होगी गाइस, वो अपनी अथॉरिटी को पास ऑन करेगा, और जो उसका सबऑर्डिनेट्स अवेलेबल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रहा है, ना कि सुपीरियर। तो उस केस में क्या होता है कि अपवर्ड चलती है यहाँ, ना कि डाउनवर्ड। आइए 80 देखिए, द प्रोसेस वेयर बाय ए मैनेजर शेयर हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज डैश। अब गाइस देखिए मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें कह भी क्या रहा है, मैनेजर शेयर इज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर क्या करा है कि हमने अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर किया है, और सबऑर्डिनेट्स में गाइस ये कोई एक इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है। कोई एक इंडिविजुअल अवेलेबल होता तो उस केस में गाइस क्या होता, हम डेलीगेशन पे टिक करते। आइए 81 देखिए, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के मैंने आपको एलिमेंट अभी बताए थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ड्यूटी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है। 82 देखिए, अकाउंटेबिलिटी इज द लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ। अब गाइस देखिए अकाउंटेबिलिटी कब क्रिएट्स होगी यहाँ पर, जब मैं किसी भी अथॉरिटी को यूज कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कब मेरे पास क्रिएट्स होती है, जब मैं कोई मेरे पास अथॉरिटी गिवन है और मैं उस अथॉरिटी का यूज कर रहा हूँ, उस टाइम्स में मेरे पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज हो जाती है, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी अराइज हो जाती है। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए, सॉरी गाइस इसका यहाँ पर जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं, इसको अथॉरिटी टिक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब तक मैं अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करूँगा मेरे पास अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रिएट्स नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 83 देखिए, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट्स। मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास फॉलोअर्स अवेलेबल नहीं है तो कोई भी यहाँ पर लीडरशिप जो है एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए बिना फॉलोवर के कोई भी लीडर जो है वहाँ पर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता, कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। मैंने आपको टीचर और स्टूडेंट का बेस्ट एग्जांपल दिया था। कोई भी टीचर यदि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है तो उस क्लास में जो स्टूडेंट अवेलेबल है उसको वो ही फॉलो करेंगे। कोई स्कूल से आउटसाइडर का स्टूडेंट है तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। 84 देखिए, द लीडर हु एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल। अब कहीं देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्लीट कंट्रोल है किस पर, ओवर द सबऑर्डिनेट्स। किस जो लीडर है उसका सबऑर्डिनेट्स पर कंप्लीट यहाँ पर कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है उसमें जो मेरे पास लीडर अवेलेबल होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है किस पर, अपने सबऑर्डिनेट्स पे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के केस में क्या होता है, जो भी डिसीजन लेता है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, यहाँ पर लीडर के। कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होता सबऑर्डिनेट्स का। आइए 85 देखते हैं। 85 में कह रहा है विच लीडरशिप स्टाइल परमिट क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग किस में होता है गाइस, देखिए लीज फेयर लीडरशिप में होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गाइस किसी को भी कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फ्रीली ले सकता है। यहाँ पर किसी से डिस्कशन करने की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी सबऑर्डिनेट किसी डिसीजन को जो है लेना चाहता है तो वो ईजिली ले सकता है। कोई सुपीरियर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। आइए 86 देखिए, विच स्टाइल्स लीड्स द फ्रस्ट्रेशन लो मोरल एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। गाइस देखिए ऑटोक्रेटिक में होगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्यों होगा, क्योंकि गाइस देखिए जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, लीडर के, और लीडर अपने अकॉर्डिंग ले रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल है वो अपने आप में डिमोटिवेटेड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, और जो उनका मोरल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। आइए 87 देखते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज आल्सो नोन एज। अब गाइस देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जो मेरे पास सब ऑर्डिनेट्स अवेलेबल है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। और कोई भी हमें फाइनल डिसीजन लेना है तो वो हम कब ले सकते हैं, जब हम अपने सुपीरियर के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। यदि सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट्स दोनों एग्री करते हैं जो भी हमने डिसीजन लिया है उस पर, तो हम अपने डिसीजन को फॉलो अप कर सकते हैं, एक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है इनमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी
यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है कोई भी एमसीक्यू तो आपका इस कॉन्सेप्ट का लेक्चर जाके देखिए, फिर आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा प्ले लिस्ट का, वहाँ पर कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। आइए 88 देखिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है फ्री रैन लीडरशिप इज आल्सो नोन एज, जो मेरी फ्री रैन लीडरशिप है हम उसको अदर नेम किस नेम से जानते हैं गाइस, देखिए लीज फेयर लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था लीज फेयर में क्या होता है, कोई भी सबऑर्डिनेट्स या सुपीरियर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, उसको आपस में कोई भी कंसर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 89 देखिए, विच लीडर्स टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स का यहाँ पर कंसल्ट होगा और पार्टिसिपेशन होगा, किस में होता है, देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप में होता है कि उसे कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने सुपीरियर से या अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद ही वो किसी भी डिसीजन को ले सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 90 देखिए, डैश लीडरशिप स्टाइल में बी एप्रोप्राइट व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड एंड सबमिसिव। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरे पास सब ऑर्डिनेट्स अवेलेबल है वो अनएजुकेटेड है और अनस्किल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्यों गाइस हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास लीडर अवेलेबल है वो एजुकेटेड होगा और स्किल्ड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा इसमें किसके द्वारा लिया जाएगा, लीडर के। आइए मोटिवेशन इज ए डैश कॉन्सेप्ट। अब कहीं देखिए यहाँ पर मोटिवेशन मैंने आपको बताया था कि मास लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम किसी भी पर्सन की नीड्स को फुलफिल कर देते हैं तो वो कोई भी एम्प्लॉय जो हमारे पास अवेलेबल है वो मोटिवेटेड फील करेगा, और यहाँ पर साइकोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि कहीं देखिए मोटिवेशन को हम नहीं यहाँ पर देख सकते हैं ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मेरा। आइए 92 देखिए, 92 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है गाइस, देखिए पार्टिसिपेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, चैलेंजिंग जॉब, रिकॉग्निशन, सारे मेरे क्या यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल है, हम इनको मनी की टर्म में जो है मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए साइकोलॉजिकल नीड आर आल्सो नॉन एज। अब भाई देखिए जो मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स है मैं उनको बायोलॉजिकल नीड्स भी कह सकता हूँ और सर्वाइवल नीड्स भी कह सकता हूँ, इसलिए गाइस देखिए दोनों में से मेरा कुछ भी हो सकता है, एदर ए और एदर बी। आइए 95 देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ स्टीम्स नीड्स। स्टीम नीड का यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल कौन सा है, देखिए रेपुटेशन या रिकॉग्निशन या अचीवमेंट, तीनों ही मेरे क्या यहाँ पर स्टीम नीड्स के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए स्टीम्स नीड्स के आपको एग्जाम्पल देखने तो आप लेक्चर जाके देखिए, आपको इजीली वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। किसी भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की मेरे कंपनी में बेटर रेपुटेशन है तो हम उसको कह सकते हैं कि जो उसकी स्टीम नीड है वो फुलफिल हो रही है। 96 देखिए, नीड फॉर लव एंड इफेक्शन। अब कहीं देखिए लव और इफेक्शन की यहाँ पर इसकी नीड्स फुलफिल हो रही है किसी भी एम्प्लॉयज़ की, तो वो मेरी कौन सी नीड्स होगी, सोशल नीड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस सबके बारे में हमने डीप में डिस्कस किया, कोई भी नीड्स हो यहाँ पे। देखिए मास्लो मॉडल्स इज फॉर्मुलेटेड इन द टर्म ऑफ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि किस पे बेस है यहाँ पर मेरी ह्यूमन नीड्स पे, कितनी नीड्स दी थी उसने, 5 नीड्स दी थी। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन 5 नीड्स को फुलफिल करती है तो जो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अवेलेबल है वो मोटिवेटेड फील करेगा। अजम्पशन थी ये नहीं है कि यदि हम उनकी 5 नीड्स को कंप्लीट करते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करेगा ही करेगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या थी कि मास्लो जो मेरा थी अजम्पशन थी, ध्यान रखिएगा। आइए 98 देखिए, मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर इज कॉल्ड। अब गाइस देखिए ये एमसीक्यू रिपीटेड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, नेगेटिव मोटिवेशन होगा। यदि कोई भी लीडर यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कर रहा है और वो एम्प्लॉयज फियर में मोटिवेटेड होता है तो उस केस में क्या होगा, वो नेगेटिव मोटिवेशन होगा, प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा, ना ही हमारा एम्प्लॉयज प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा। आइए 99 देखिए, वेजेस सैलरी बोनस वैकेशन पे इंश्योरेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेशन के पार्ट्स हैं ये सब, वेजिस है, सैलरी है, बोनस है, क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं, मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में जानना है तो आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। 100 देखिए, पार्टिसिपेशन रिकॉग्निशन एंड पावर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ। अब गाइस देखिए ये पार्टिसिपेशन रिकॉग्निशन किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के मेरे बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। गाइस यदि फिर भी आपको इन एमसीक्यू में कोई भी डाउट है, हमने 50 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर भी अपने क्वेरी को जो है सॉल्व कर सकते हैं।
और फिर भी गाइज आपको कोई डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली आपका रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।